नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। देश में कोरोना के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं और आज 12,000 से आगे निकल गया है ये आंकड़ा। अब तक कुल पॉजिटिव मामले जो हैं कोरोना के वो हैं 12,380। अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो 37 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं हमारे देश में और जो नए केसेस आए हैं वो 941 उनकी संख्या बताई जा रही है। अब तक ठीक जो हुए हैं उनकी तादाद भी आपको बता देते, 1,489 लोग ठीक भी हुए हैं, यानी कि करीब 12% लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं और अब तक देश में 414 लोग इससे जान गंवा चुके हैं। लॉकडाउन का दूसरा चरण आज शुरू हो चुका है, दूसरा दिन है, लेकिन ये भी हम देख रहे हैं कि मुश्किलें थोड़ी आ रही हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अभी भी लोग बहुत कुछ जगहों पर लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि तादाद जो है वो बढ़ रही है और 12,000 के पार हो गया है आज ये आंकड़ा। देश में लगातार ये जो मामले बढ़ रहे हैं, इसके बीच में स्वास्थ्य कर्मियों पर जो हमले हैं वो भी थमने का नाम नहीं ले रहे। यूपी की अगर बात करें तो मुरादाबाद से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। कोरोना के संदिग्ध मरीजों को अस्पताल ले जाने आई पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम पर स्थानीय लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले में कई लोग घायल हुए। अभी 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 10 पुरुष हैं जिसमें से और 7 महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों पर एनएसए लगाने के आदेश दे दिए हैं। वहीं हमले के बाद मुरादाबाद स्वास्थ्य कर्मियों का घर घर जाकर जांच करने से उन लोगों ने इनकार कर दिया है, क्योंकि कल जिस तरह की वारदात मुरादाबाद में देखने को मिली है वो आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी उग्र हो गई थी भीड़। उनकी गाड़ियां जो पुलिस की थी, स्वास्थ्य कर्मियों की थी, उनको भी नहीं बख्शा गया। पत्थर वहां पर चलाए गए उन लोगों के ऊपर। कई लोग इसमें जख्मी हुए हैं जिसमें कुछ को गंभीर चोटें भी आई है। ये वो चारों लोग बैठ गए एम्बुलेंस में, हम चलने ही वाले थे भाई, इतनी देर में बस हो गए कि मारो 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 मारो, तो वो चारों लोग उतर के भाग गए। तो केवल मैं नीचे रह गया और मैं और मेरे साथ 2 फार्मासिस्ट भी थे। तो एक फार्मासिस्ट तो चूंकि विदाउट एप्रेन था, एक फार्मासिस्ट तो मैं एप्रेन में थे, तो बस मारो 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 और वो एकदम एम्बुलेंस वाले को मारा। एम्बुलेंस वाले ने गाड़ी भगाई, उन्होंने शीशे वीशे काफ़ी तोड़ दिए। भागते हुए पिट रहे थे, भाग रहा था, मैं ही अकेला था, बाकी तो लोग चूंकि जा चुके थे। बस जब मैं आखिरी बार गिरा तो मुझे किसी बुजुर्ग ने उठाया होगा, तो मुझे बुजुर्ग ही दिख रहे थे कि ये लोग आपको मार देंगे, आपको चलिए मैं ले चलता हूँ। कितनी संख्या थी पब्लिक की? पब्लिक होंगे साहब कम से कम 1,000-2,000 आदमी तो होगा, इससे कम नहीं होगा। और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी कमाल खान। कमाल, बेहद शर्मनाक और दुखद है ये मामला, जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर इस वक्त क्या कुछ कार्रवाई हुई है और क्या स्वास्थ्य कर्मी अब इस तरह से घर घर जाकर जांच करने से इनकार कर रहे हैं? कहीं ना कहीं वो घबराए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए एक ऐसा माहौल है जब पूरा देश घर के अंदर है और लोगों से कहा भी जा रहा है कि वो बाहर ना जाएं, किसी को ना छुएं। ये वो लोग हैं जो उनके घर में जाके उनके परिवार को क्वारंटीन करने की कार्रवाई कर रहे थे, जिनके यहाँ मौत हुई है, जिनके घर में इन्फेक्शन फैला हुआ था और उनके परिवार को इन्फेक्शन लगने का खतरा है। तो आप सोचिए, वहां पे जो डॉक्टर गए, जो वहाँ फार्मासिस्ट गए, जो वहाँ पे एम्बुलेंस का ड्राइवर गया, जो उनका दूसरा हेल्प करने के लिए मेडिकल स्टाफ गया या पुलिस के लोग गए, वो उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले लोग हैं, तो उनकी जान को कितना बड़ा खतरा है। तो इस तरह की घटनाएं होने से लोगों का मनोबल टूटता है। फार्मासिस्ट एसोसिएशन जो है यूपी की, उसके अध्यक्ष ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि हम अपनी जान लगा के काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस तरह के हमले अगर हो रहे हैं तो हम घर घर जाके क्वारंटीन करने का काम नहीं करेंगे, ये सब काम पुलिस करे, हम अस्पतालों के अंदर काम करेंगे। तो वाकई उनकी जान को खतरा है और इस तरह की घटनाओं से मनोबल भी टूटता है और जो लोग हमला करते हैं उनके प्रति समाज में तमाम तरह की नफरत फैलती है लोगों के अंदर। जी कमाल, यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई जो है इन लोगों के खिलाफ की जा रही है ताकि आगे कम से कम इस तरह के मामले और ना देखने को मिले? देखिए, ऐसा है कि घटना के फौरन बाद वहाँ के जो एसएसपी अमित पाठक, उन्होंने भी कहा था तमाम दफाएं बता के और तमाम कानून की इसमें मुकदमा होगा, एनएसए लगाया जाएगा। और उसके बाद यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों को हिदायत दी थी कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, एनएसए लगाया जाए, इनके ऊपर लोक संपत्ति निवारण अधिनियम लगाया जाए। जितना अगर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, जो एम्बुलेंस तोड़ी गई है, पुलिस की गाड़ी तोड़ी गई है, उसकी वसूली इनसे की जाए।
महामारी अधिनियम इनके ऊपर लगाया जाए, आपदा प्रबंधन अधिनियम में रुकावट। जी शुक्रिया कमाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल सख्त कार्रवाई जो है वो की जा रही है इन 17 लोगों के खिलाफ, जिसमें से 7 महिलाएं भी शामिल हैं। लेकिन देश के लोगों को यहाँ पर यह भी समझना होगा कि अगर हम इन लोगों पर हमला करेंगे जो हमारी जान बचाने आए हैं, तो आगे अगर कल हमें जरूरत पड़ेगी तो ये मदद को नहीं आएंगे। और इसी तरह से मुरादाबाद या आसपास के जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वो कहीं ना कहीं अब डर गए मुरादाबाद में जो कुछ हुआ उससे, और उनका कहना है कि अब वो घर घर जाकर जांच नहीं करेंगे क्योंकि लोग इस तरह से उनके ऊपर हमला करते हैं। लोगों को यहाँ पर समझने की जरूरत है कि ये बेहद गंभीर स्थिति है और इस तरह से इन लोगों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। अब हम रुक कर रहे हैं अगली खबर का जो मुंबई से आ रही है। बांद्रा स्टेशन पर हंगामा करने के मामलों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 14 अप्रैल की, जब वहां पर बड़ी तादाद में मजदूर जो है वो पहुंच गए थे। किस तरह की गफलत वहां हुई थी। कई आरोप जो हैं वो लगे कि किसी ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें अफवाह फैलाकर यहाँ पर बुलाया था या रेलवे की तरफ से गलती हुई। आज जिन लोगों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया है कोर्ट में पेश किया जाएगा। सोमवार शाम को हमने देखा था कि किस तरह से बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग हट गए थे, जिन्हें हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस मामले में 3 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिनमें एबीपी मराठी न्यूज चैनल जो है उनका एक रिपोर्टर भी शामिल है। और इस सब के विरोध में एबीपी न्यूज चैनल ने जो पत्रकार के ऊपर गिरफ्तारी हुई है उसको गलत बताया है। चैनल का कहना है कि ये जो खबरें हैं पूरी तरह से भ्रामक हैं और एबीपी इसका जो मकसद है एबीपी माझा को बदनाम करने का है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का। सुनील, यहाँ पर एबीपी का जो एक पत्रकार है, रिपोर्टर है, वो भी यहाँ पर गिरफ्तार हुआ है। क्या कुछ इस मामले में हो रहा है और किस तरह से, क्योंकि एबीपी न्यूज का तो ये आरोप भी यहाँ पर लग रहा है कि उनको निशाना कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है, उनको बदनाम करने की साजिश है। बांद्रा का उसके बाद से मैं वहाँ के जो प्रवासी मजदूर हैं उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, उनसे बात कर रहा हूँ। तब परसों भी मुझे हटना है नहीं हटना। जी सुनील। तो चलिए एक और खबर जो महाराष्ट्र से आ रही है इस वक्त, वो भी एक न्यूज चैनल से जुड़ी हुई है। गृह मंत्री अनिल देशमुख टाइम्स नाउ चैनल और उनके एक कर्मचारी मेघा प्रसाद पर भी कड़ी कार्रवाई की गृह मंत्री ने आदेश दिए हैं। दरअसल टाइम्स नाउ ने खबर दिखाई थी जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री की बेटी के कोरोना पॉजिटिव होने की बात कही थी और इस बाद में इस खबर को गलत पाया गया। टाइम्स नाउ ने खबर दिखाई थी जिसके बाद उनकी पहचान सामने लाने का आरोप भी टाइम्स नाउ पर लगा है और ये खबर जब गलत हुई उसके बाद अब कार्रवाई करने का यहाँ पर बात कही जा रही है। हम रुक कर रहे हैं हमारे सहयोगी सुनील का। सुनील, टाइम्स नाउ चैनल का जो मामला है उसमें किस तरह की कार्रवाई जो है वो हो सकती है, क्योंकि जो खबर चैनल ने चलाई थी बाद में वो गलत साबित हुई। सुनील, आप सुन पा रहे हैं? एक बार फिर से हम रुक करते हैं हमारे सहयोगी सुनील सिंह का। सुनील, टाइम्स नाउ चैनल पर गृह मंत्री जो है महाराष्ट्र के वो कार्रवाई करने के आदेश दे रहे हैं, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है और क्या था ये पूरा मामला? देखिए, अभी तो मामले में जांच का आदेश दिया गया है थाना जो क्राइम ब्रांच है उनके डीसीपी और एसीपी को। दरअसल ये मामला है जो पत्र जो लिखा है उन्होंने जांच के आदेश के संबंध में, उसमें है कि जो मरीज है कोरोना के उसकी पहचान उजागर करने का, और दूसरा कि जो जिसको मरीज बताया गया है वो मरीज है ही नहीं, और तीसरी चूंकि वो जिसका जो पीड़ित है इस पूरे मामले में वो महिला है, लड़की है, तो इस किसी भी ऐसे मामलों में लड़की की पहचान नहीं उजागर की जाती है। तो इस तरह का मामला बताया गया है और इसी संदर्भ में गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पत्र लिखकर सीधे जांच का आदेश दिया है थाने क्राइम ब्रांच पर, जिससे कि इस पूरे मामले की जांच करेंगे। अभी हाँ, इस मामले में क्या जांच के बाद अगर कुछ दोषी पाए जाने पे एफआईआर दर्ज होगा या एफआईआर दर्ज करके जांच होगी, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन ये जरूर है कि सरकार ने टाइम्स नाउ के उस पत्रकार के खिलाफ जांच का आदेश दे दिया है कि इस तरह की खबर गलत चलाई गई है वो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी बात, बांद्रा के मामले में भी एक पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, लेकिन जहां तक उनकी बात है, उनका कहना है कि हमने दस्तावेजों के आधार पर खबर चलाई थी और खबर कुछ गलत नहीं थी। और सीधे सीधे अगर हम कहें, जैसा मैं पहले बता रहा था कि बांद्रा में जो हादसा हुआ, हंगामा हुआ, उसका और उस रिपोर्टर की खबर का सीधा कनेक्शन कहीं जुड़ता नहीं दिख रहा, क्योंकि कई प्रवासी मजदूरों से मैंने बात की, सबका यही कहना है कि हमारे यहाँ रहने की बहुत तकलीफ है,
जिस घर में रह रहे हैं 10 से 15 लोग, वे एक बंद कमरे में रहते हैं। खाना वक्त में 24 घंटे में सिर्फ एक वक्त का मिलता है। कोई हमारी कुछ सुनवाई नहीं होती है। तो हम अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए इकट्ठा हुए थे और उसके बाद ये इस तरह का हंगामा कर दिया गया और हम ही एक आरोपी बनकर रह गए, जबकि हम सब पीड़ित थे इस पूरे मामले के, ये उनका कहना है। लेकिन एक वीडियो जरूर उसमें घूम रहा है, जो इस वीडियो को कल भी हमने उल्लेख किया था और दिखाया भी था, कि उसमें बताया जा रहा है कि 4 बजे बुलाया था, पहले ही क्यों आ गए, सबको बुलाओ, अगर भगाएंगे तो भागना नहीं है और हम कहेंगे सरकार से कि हमें या तो अपने गाँव छोड़ो या फिर 15,000 रुपए दो। तो ये जो 15,000 रुपए की बात है, ये शायद कहीं ना कहीं लोगों को, जो प्रवासी मजदूरों को उसने आकर्षित किया होगा और यही वजह कि आसपास जितने भी प्रवासी मजदूर रहते हैं सभी अचानक से वहां पर आ गए और इतनी बड़ी भीड़ दिख गई, जो कि लॉकडाउन का भी सीधा उल्लंघन है और सोशल डिस्टेंसिंग जो मेंटेन करनी है उसके भी खिलाफ। जी सुनील, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और यही वजह है कि एबीपी न्यूज़ जो है इस मामले में कानूनी रास्ता जो है वो रुख करने की बात भी कह रहा है, क्योंकि उसका कहना है कि पत्रकारों की गिरफ्तारी से पहले तथ्यों और हालात की पूरी पड़ताल करनी चाहिए और उनका ये भी कहना है कि उनके साथ ये जो हुआ है उनके चैनल को बदनाम करने की कोशिश है। लॉकडाउन का दूसरा चरण शुरू होने के साथ ही सरकार ने देश के 170 हॉटस्पॉट जिलों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें देश के सभी 6 मेट्रो समेत कई बड़े शहर रेड जोन में हैं। सरकार ये देख रही है कि कहां कोरोना का कितना फैलाव है। सरकार कोरोना के संक्रमण को देखते हुए अलग अलग इलाकों को 3 जोन में बांट रही है। रेड जोन यानी वो हॉटस्पॉट जहां कोरोना का कहर ज्यादा है। फिलहाल ऐसे 170 इलाके अलग अलग जिलों में हैं और अगर यहाँ 14 दिन में नए मामले सामने नहीं आए तो इन्हें ऑरेंज जोन में शामिल कर लिया जाएगा और अगर 28 दिन में इन इलाकों में कोई केस नहीं आया तो ये ग्रीन जोन मान लिए जाएंगे। यानी कुल 28 दिन लगेंगे जिनमें कोई इलाका रेड जोन से ग्रीन जोन में आ सकता है। फिलहाल आंध्र और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 11 जिलों में रेड जोन घोषित किया गया है। दिल्ली में भी 9 रेड जोन इलाके हैं। और हम सीधा चल रहे हैं हमारे सहयोगी परिमल कुमार के पास। परिमल, आज आंकड़ा जो है वो 12,000 पार कर चुका है और तमाम कोशिशें चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये वो स्टेज है जब आंकड़ों में तेजी ही देखने को मिलेगी। ये विशेषज्ञ भी कह चुके हैं कि अभी जो स्टेज है उसमें मामले जो हैं वो तेजी से बढ़ेंगे। लेकिन ये जो अलग अलग इलाके हैं, जो रेड जोन से ग्रीन जोन आने का जो वक्त है, जो 28 दिन का वक्त है, इसे किस तरह से समझा जाए? देखिए, दरअसल ये एक पैमाना तैयार किया है, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से पैमाना तैयार हुआ और इस मद्देनजर तैयार हुआ है कि जो संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मिले हैं कि जो ग्रीन जोन वाले होंगे वहीं पर पाबंदियों के साथ कुछ इजाजत मिलेगी काम करने को लेकर, उसको लेकर एडवाइजरी भी जारी एमएचए निकल किया है। तो उसी के मद्देनजर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। रेड से अगर ऑरेंज जोन में किसी को पहुंचना है तो 14 दिन की मोहलत, ऑरेंज से ग्रीन में पहुंचना है तो फिर 14 दिन की मोहलत और रेड से किसी को सीधे ग्रीन जोन में पहुंचना है तो 28 दिन की मोहलत चाहिए, 28 दिन का वक्त चाहिए जिसमें कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हो। और इसको अगर आसानी से समझना हो तो रेड जोन में 2 तरीके से बांटा गया है जिलों को, जिसमें एक तो वो है जो आउटब्रेक, मतलब बहुत ज्यादा तादाद में जहां से मामले रिपोर्ट हुए हैं, और एक वो क्लस्टर आप कह सकते हैं कि कोई एक जिला है जिसकी कॉलोनी में 2 मामले आ गए, 3 मामले आ गए, एक फैमिली के 5 लोग हो गए या एक कॉलोनी में 7 लोग हो गए, इस तरीके के मामले हैं। लेकिन यहां पर एक चीज समझना जरूरी है कि ये जो पैमाना बनाया गया हॉट स्पॉट का, अदिति, उसके तहत 15 से ज्यादा मामले जहां से रिपोर्ट हो रहे हैं वो आउटब्रेक वाला इलाका माना जाता है, वो जिले आउटब्रेक की कैटेगरी में आते हैं। और जो 15 से कम मामले जहां कोरोना के आए हैं उनको क्लस्टर की कैटेगरी में रखा गया, यानी 2 कैटेगरी के हिसाब से सरकार काम कर रही है और इसी को हिसाब से कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी जो होती है वो तैयार किया जाता है। और इसी के मद्देनजर कोशिश और कवायद उस बात को लेकर तेज हो गई है अब फिलहाल कि 20 तारीख के बाद किन किन जगहों को मोहलत मिल सकती है, किन किन जगहों को छूट मिल सकती है। उसमें गौतम बुद्ध नगर के मामले बहुत ज्यादा हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और अलग अलग जगहों की, इंदौर की बात करें, दिल्ली के 10 जिले प्रभावित हैं, जिसमें साउथ दिल्ली की स्थिति, साउथ दिल्ली में 300 से ज्यादा मामले हैं। तो ऐसे ऐसे इलाके हैं और कुल अभी 750 जिलों में से 377 जिले जो हैं वो
कोरोना से प्रभावित हैं। कोरोना के एक न एक मामला उसमें जरूर आया है। 170 हॉटस्पॉट जरूर हैं, लेकिन 207 ऐसे भी जिले हैं जहां से इक्के दुक्के मामले भी रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल, शुक्रिया परिमल। तो सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं और इसमें लोगों का, देशवासियों का बहुत बड़ा साथ चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा वो एहतियात बरतेंगे उतनी तेज़ी से मामलों में कमी आएगी और उसके बाद जो रियायत है, जो लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, वो ज़्यादा इलाकों में शुरू होगी, जिससे काम जो है वो शुरू होगा और जो लोग रोजी रोटी की किल्लत झेल रहे हैं, कम से कम उनकी परेशानियां दूर होंगी। शुक्रिया परिमल इस तमाम जानकारी के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। भारत में लॉकडाउन बढ़ गया है और यह अनिश्चितता अब भी बनी हुई है कि आगे की तस्वीर क्या होगी। महामारी के इस वक्त में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती है बीमारी को लेकर सही सूचना के प्रसार की और इससे निपटने के लिए एहतियात की जानकारी देने की। इस काम में ऑक्सफैम जैसे एनजीओ सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आलोक पांडे और राजेश गुप्ता की ये रिपोर्ट। खुद को बचाने का तरीका क्या है कि पहले हम जाने कि इसके लक्षण क्या हैं। हर बुखार कोरोना बुखार नहीं है, हर बुखार, हर खांसी कोरोना खांसी नहीं है और हर सांस फूलना कोरोना के वजह से नहीं है। मुकुंद उपाध्याय ऑक्सफैम के लिए लखनऊ में काम करते हैं। महामारी के दौरान कैसे काम करना है, इसके बारे में उनके पास कुछ सुझाव हैं। I think the first and foremost thing is like, we need to focus on our planning. मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें अपनी प्लानिंग पर फोकस करना होगा और जब मैं प्लानिंग की बात करता हूं तो इसका आशय हमारी आपातकालीन और स्वास्थ्य संबंधी प्लानिंग है। साथ ही वर्तमान आपदा प्रबंधन अधिनियम में संशोधन भी इसमें शामिल है। सभी राज्यों को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। महामारी के अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव गंभीर हो सकते हैं। अपने आसपास के किन लोगों पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है, हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत है। हाशिए में खड़े लोग, कमजोर महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और वो लोग जिनके साथ शारीरिक समस्याएं हैं, हमें उन पर सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। राष्ट्रीय स्तर पर महामारी से निपटने के लिए एक योजना की जरूरत है ताकि भविष्य में अगर इस तरह की आपदा दोबारा आती है तो एक राष्ट्र के तौर पर हम उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। कोरोना के वर्तमान संकट को एक सीख के तौर पर लेना चाहिए। कोरोना का लक्षण जो बीमारी होती है, कोरोना वायरस है, इसकी जो बीमारी होती है उसको कोविड कहते हैं, कोरोना वायरस डिजीज। इसके बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाएं और हाथ को ठीक से धुलें। ये दो चीजें अगर आप करते हैं तो निश्चित है कि इससे बचे रहेंगे। लखनऊ में सरकार और ऑक्सफैम के लोगों के साथ हमने कुछ घंटों का अच्छा वक्त बिताया और ये भी जाना कि जमीन पर समाज के सबसे गरीब तबके के पास जानकारियां कैसे पहुंचाई जा रही हैं। ये कुछ ऐसा काम है जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाकई ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके साथ हमारा अनुभव भी अच्छा रहा। कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के मरीजों के इलाज और उनकी देखभाल में डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मी दिन रात जुटे हुए हैं। भोपाल में ऐसे ही दो डॉक्टरों ने अपनी कार को ही अपना आशियाना बना लिया है। अस्पताल से निकलकर कार में बैठे, फिर कार को ही आशियाना बना लिया। जेपी अस्पताल में तैनात डॉक्टर सचिन नायक की गाड़ी में आपको टूथब्रश, शेविंग किट, किताबें, बिस्तर सब मिल जाएगा। 4-5 दिन में घर के गेट तक जाते हैं ताकि 3 साल के बच्चे की शक्ल देख सकें। मिलते नहीं हैं, कार में रुकते हैं ताकि घर पर संक्रमण न पहुंचे। कोविड-19 का पेंडेमिक हुआ है, इसने ना तो शासन को टाइम दिया ना हमें टाइम दिया। तो अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि शासन अपने स्तर पे काम कर रहा है और हम अपने स्तर पे पूरी जोर शोर से काम करें। एक्चुअली हम लोगों की ड्यूटीज जो है आइसोलेशन वार्ड में लगी हुई है। करीब करीब हम दिन में 100 से 50 लोगों से एक्स्ट्रा मिलते हैं जो वहाँ स्टाफ मौजूद है। प्लस हम रोज 20 से 25 सैंपल्स भी कभी मस्जिदों से और कहीं कहीं से कलेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे साथ इन्फेक्शन कैरी करने की चांसेस खूब ज़्यादा बढ़ जाते हैं और हम चाहते हैं कि वो अपने घर तक ना पहुँचे, इसलिए हम इसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर सचिन पाटीदार कार में आराम कर रहे हैं, एनेस्थीसिया में पीजी कर रहे हैं। इनके लिए भी गाड़ी ही घर है। 31 मार्च से तब से हम लोग गाड़ी में ही अपना आशियाना बनाया हुआ है। घर में जाने से बचना पड़ता है क्योंकि हमारे मकान मालिक जो है वो हमारे कारण इन्फेक्ट ना हो जाए। वहाँ पे 2 बुजुर्ग भी रहते हैं साथ में, तो उनकी जान की मुझे ज़्यादा फिक्र है। और गाड़ी में ही सो जाते हैं, कभी जहाँ समय मिल जाता है चद्दर निकाल के सो जाते हैं।
दोनों डॉक्टर 8 से 9 दिन ऐसे ही गाड़ी में रहे। अब शासन ने होटल में ठहरने के इंतजाम तो कर दिए हैं, लेकिन खाने के लिए या तो एनजीओ के आश्रय हैं या फिर घर जाना या वहां से खाना मंगवाना पड़ता है। हालांकि नर्स, वार्ड बॉय या सफाई कर्मचारियों के लिए अभी तक ऐसे कोई इंतजाम किए जाने की खबर नहीं है। कोरोना के साथ इस जंग में जज्बा बहुत अहम है और ऐसे ही योद्धाओं के बूते महामारी को मार भगाया जा सकता है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। एनडीटीवी इंडिया आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और उस पर हम आपको टॉप 5 न्यूज़ दिखाते हैं और आपसे पोल करवाते हैं, जिसमें आपसे पूछते हैं कि जो हम खबरें आपको दिखा रहे हैं उसमें कौन सी वो खबरें हैं जो आप विस्तार से देखना चाहते हैं। तो आज की टॉप 5 पर एक नज़र डाल लेते हैं। पहली जो खबर है वो है 170 जिले जो हैं देश के वो हॉटस्पॉट हो गए, 6 महानगर भी रेड जोन में है। मुरादाबाद से खबर आई उत्तर प्रदेश के, जहां पर आरोपियों पर अब एनएसए लगाने का आदेश दे दिया गया है। ये वो आरोपी हैं जिन्होंने पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों पर कल जमकर पथराव किया, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा मुंबई के बांद्रा से खबर आई, जहां पर अब जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उस मामले में पत्रकार समेत 12 लोग गिरफ्तार हुए हैं और आज उनकी पेशी होने जा रही है। इसके अलावा दिल्ली से एक चौंकाने वाली खबर आई है, जहां पर पिज्जा मंगवाना लोगों को महंगा पड़ गया है। 72 लोग क्वारंटीन किए गए हैं। और एक और खबर आई अर्थव्यवस्था के लिहाज से, जिसमें IMF ने कहा है कि 0 तक जा सकती है एशिया की विकास दर, जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। तो ये वो टॉप 5 खबरें हैं जिन पर हम चाहेंगे कि आप पोल करें यूट्यूब चैनल पर जाकर एनडीटीवी इंडिया के, और आप हमें बताएं कि कौन सी खबर है जो आप विस्तार से जानना चाहते हैं। उसके बाद हम वो खबरें आप तक लेकर आएंगे।